moment we met, I can tell by your smile. सादिया आबिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के ईद के हवाले से लिखे गए खुसूसी नावल कुर्बानी की राह में की 11वीं किस्त आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की 11वीं किस्त शुरू करते हैं। नावल कुर्बानी की राह में मुसन्निफ़ा सादिया आबिद 11वीं किस्त। नब्ज़ चेक की, इत्मीनान महसूस करके होश में लाने की तदबीर की थी, जिसमें नाकाम होकर इसे डॉक्टर को कॉल मिलाई थी। इसके आने तक वो परेशान ही रहा था। इसे कुछ कहने सताने के बाद हमेशा ही बुरा लगता था। वो वक्ती तौर पर गिल्टी फील करता, मगर कुछ देर में भूल भाल जाता। डॉक्टर आयशा ने पूरी तवज्जो के साथ इसका मुआयना किया था और पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ जो इत्तला दी थी वो अरबाज शाह को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गई। ऐसा कुछ इसकी प्लानिंग में ना था, मगर वो काफ़ी मुसरत महसूस कर रहा था। यह एहसास इसके लिए बहुत खुशकुन और दिल फरेब था कि वो बाप बनने वाला है। एकदम ही इसे अपना आप मौतबर लगने लगा था और वो बेहोश अनम पर निगाह जमाए खुशकुन एहसासात में घिरा दिलकशी से मुस्कुरा रहा था कि इसका सेल फ़ोन बज उठा। सलाम अब्बी साईं। इसके लहजे में महसूस कुन खुशी और सरशारी थी, जिसे वो एक लम्हे में ना सिर्फ महसूस कर गए बल्कि इजहार भी कर दिया था। खैर तो है ना पुत्र, शहर में बड़ा दिल लग गया है। वापसी का कब इरादा है? आपको हो तो मैं आज ही हवेली पहुंच जाऊं। वो हंसा था। हम तो कब से राह देख रहे हैं। इरादा बना लिया है तो आज ही चले आओ, इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन अकेले आने का इरादा है या इसे भी साथ लाओगे? मायनी खैसी से पूछा गया था। आपको क्या लगता है भाभी साईं? उल्टा सवाल कर डाला था। तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। दिल में काला कुछ जरूर है पुत्र जी। हमें तो लगता है वो लड़की कुछ ज्यादा ही भाग गई है। इसे बसाने का इरादा बना लिया है तो साफ कहो। वो लगी लिपटी के बगैर बोले थे और वो जोरदार कहका लगा गया था। अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या आप एक गैर खानदान की औरत को अपनी हवेली में बसाकर आने वाली नस्लों का अमीन बना लेंगे? इसने बाप का इरादा जानना चाहा था। तुमने बसाने का सोच लिया है, अपने इरादे से हटोगे कब? इसलिए मेरी नहीं अपनी बात करो। इस बात से बेफिक्र होकर कि इसे साथ लाओगे तो जितनी इज्जत और मान चाहोगे वो हम देंगे। वो अपनी बात से इसे बुरी तरह चौंका गए थे। इस इनायत की वजह वो बाप के तौर तरीकों असूलों से वाकिफ ही था, इसलिए ऐसे फैसले पर हैरान हुआ था। निकाह का अमल हमें पसंद नहीं आया था, मगर जो सबब तुमने बताया वो लड़की हमें अजीज हो गई है। इसे मेरे पुत्र की जान बचाई थी और तेरी जान के सदके में इसे हवेली में जगह ही नहीं इज्जत और मान भी देंगे। वो लड़की मामूली नहीं है। इसने अपना खून देकर तेरी जान बचाई थी। तेरे जिस्म में मेरा ही नहीं इस औरत का खून भी जिंदगी बनकर गर्दिश कर रहा है। तो ऐसे में इसे या इसके खून को कैसे और क्यों कर गंदा कहूँ? वो अपने मतलब के लिए तो जान ले लेते थे। इसके आगे बेटे की मर्जी महसूस करते हुए एक लड़की को बहू का दर्जा देना बहुत ही आसान होगा कि इस तरह वो बेटे की मुखालफत मोल लेने से भी बच जाएंगे। कसम से बाबी साईं, जवाब नहीं है आपका। आपने सोचा कि मुझसे उलझने से बेहतर है मेरी हिमायत हासिल कर लें कि अगर मैंने इस औरत को साथ रखने का फैसला कर लिया है तो पीछे नहीं हटूंगा। मान गया आपके दिमाग और इसकी सियासत को। वो बेटे की बात पर कहकहा लगाकर हंसे थे। तुम नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। किसी भी वजह से तुम्हारे फैसले को मान रहा हूँ तो इसी को गनीमत जानो पुत्र जी, वरना अपनी पर आया तो एक बात न मनवा सकोगे। चले आपकी बात रहे या मेरी जीत, आपकी हो या मेरी, क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी जगह अपने ज़ौम में खुश रहें, मैं अपने तौर पर खुश। ये बताएं कि इसे साथ लेकर कब आऊं कि आपके लिए खुशखबरी है। वो अपने अपने मतलब के पुजारी अपने अपने अंदाज से खुश हो गए थे। खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं। इसने छत फाड़ कहकहा लगाया था। समझ रहे हैं खैर से? आप दादा बनने वाले हैं।
वो बेटे की बात सुनकर बैठे से खड़े हो गए थे। क्या वाकई मैं दादा बनने वाला हूँ? जी, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? वो इनकी खुशी महसूस करता सरशारी से बोला था, जीते रहो मेरे पुत्र, आज क्या खुशी की नवीद दी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पोते की माँ को जल्द से जल्द हवेली लेकर पहुँचो, वो खुशी से बोले थे। जी भाभी सही, आप हवेली में चरागा करें, जश्न का समा बांधें। मैं अपनी बीवी और होने वाले बेटे की माँ को लेकर हवेली आ रहा हूँ। वो इन्हीं के से अंदाज में बोला था। तभी इसे अली शाह का ख्याल आया था और फिर इसने बाप को इसके आने और इससे हुई तमाम गुफ्तगू बता दी थी। तुम अली शाह की फिक्र छोड़ो, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। तुम बस बीवी का ख्याल रखो, मुझे अपना पोता सेहतमंद चाहिए। वो बाप की हिदायत पर मुस्कुराता हुआ वापस जिस लम्हे कमरे में दाखिल हुआ, इसे होश आ गया था और वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। अनम, आप कैसा फील कर रही हो? इसके करीब बैठते हुए नरमी से पूछ रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोली थी। नाराज हो गई हो? प्यार से इस्तफसार हुआ था। बोली तो कुछ नहीं, आंसू गिरने लगे थे। सॉरी, वो सब मैंने बहुत गुस्से में कह दिया था। अलीशा का गुस्से भी तुम पर उतार दिया था, वगरना ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे जुड़े रिश्ते को अहमियत नहीं देता। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो गई हो, इतनी कि जब से तुम्हें यहाँ लाया हूँ तुम्हें अकेले छोड़कर ना जाने के सबब ही हवेली ही नहीं गया। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं और इनके मदावे का सोच लिया है मैंने। वो निहायत नरमी से कहता इसके आंसू साफ करने लगा था कि वो हिचकियों से रोने लगी। अनम प्लीज़ ऐसे मत रो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम और तुमसे जुड़ा रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। इसने इसके आंसू पहुँचे थे, नरमी, प्यार और फिक्र भी दिखाई थी, मगर इस सब के बावजूद इस वक्त इसकी फिक्र मीठा लेजा इसे कांटों पर घसीट ले गया था। वो इसके हाथ बेदर्दी से झटकती बैट से उतर गई थी। मैं और मुझसे जुड़ा रिश्ता अहम है आपके लिए, मगर कब से? मैं कब से आपके लिए अहम हो गई हूँ? अरबाज शाह कब से? वो चीख रही थी और इसके हिजियानी अंदाज को अनजान अंदाज से देख रहा था। क्या हो गया है? ऐसी क्यों बिहेव कर रही हो? उससे मैं कह दिया कि तुम गैर अहम हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम गैर अहम हो। वो उठते हुए बोला था, मैं थी आपके लिए गैर अहम। कुछ नहीं समझा आपने मुझे। अपनी तस्कीन के लिए निकाह किया और बस, और मैं गैर अहम से एकदम अहम हो गई इसलिए कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी तस्लील करते रहे और अब एकदम ही मैं आपके लिए अहमियत इख्तियार कर गई। आपके नज़दीक मैं या मुझसे जुड़ा रिश्ता और मेरी औलाद अजीज़ नहीं है, आपको सिर्फ अपना मफाद अजीज है। आपके नज़दीक सिर्फ आपकी खुशी, आपकी ज़रूरत, आपके फ़ायदे की अहमियत है। मैं कल भी गैर अहम थी, आज भी गैर अहम हूँ और आइंदा भी गैर अहम ही रहूँगी। और जो शख्स मुझे अहमियत नहीं दे सकता, मुझे इज्जत नहीं दे सकता, जिसकी निगाह में बीवी और बाजारी औरत में कोई फ़र्क नहीं है, इस शख्स के बच्चे को मैं दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। वो तलखे गुस्से और नफरत से कह रही थी। वो इसे खामोशी से सुन रहा था, मगर इसकी आखिरी बात इसके पैरों तले से जमीन खिसका गई। अनम, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं की, अपने फैसले से आगाह किया है मैंने आपको। आपके असूलों और फैसलों पर जिंदगी गुजार रही हूँ और आगे भी गुजारूंगी, मगर ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपके बच्चे को मैं दुनिया में लाऊंगी। मैं अबॉर्शन ऐसा करना तो दूर, सोचा भी तो मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका बाजू जकड़ कर सख्ती से बोला था, आप जो भी कर सकते हैं कर लें, हर तरीका आजमा लें, मगर मेरे फैसले को बदल नहीं सकेंगे। वो ठोस और बेलचक लहजे में बोली थी और इसने जो कहा था इस पर अमल का इरादा रखे हुई थी, इसलिए इसकी कुछ भी नहीं सुन रही थी, न नरमी से न सख्ती से, और इसकी सख्ती से पेश आने पर इसने कुछ खाना पीना ही छोड़ दिया था। क्या चाहती हो तुम आखिर? कैसी औरत हो तुम? अपने बच्चे की जान की दुश्मन बनी हुई हो। इसने औरत को गिड़गिड़ाते, मिनमिनाते, कदमों में गिरते देखा था। औरत को सर उठाए अपने किए फैसले पर डटे तो पहली दफा ही देखा था और पहले ही मोड़ पर जैसे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी कि पहले औरत को हराना आसान लगता था, अब औरत से जीतना मुश्किल लग रहा था।
جب میری ہی کوئی اہمیت نہیں ہے تو میرے بچے کو کتنی اہمیت ملے گی؟ آپ لوگوں کو ضرورتوں کے تحت چاہتے ہوں گے لیکن مجھے ضرورت نہیں بننا۔ عزت چاہیے، اہم ہوں آپ کے لیے تو ہمارے رشتے کو میرے میکے اور سسرال میں منوائیں، عزت دلوائیں، ہمارے رشتے کو معاشرے میں مقام دیں۔ گناہ کی طرح یہاں کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ کیسی عزت اور اہمیت دے رہے ہیں مجھے کہ کل تک غیر اہم تھی؟ ماں بننے والی ہوں تو اہم ہو گئی، ماں نہیں بن سکتی، یہ بیٹی کی ماں بن گئی تو پھر سے غیر اہم ہو جاؤں گی کہ آپ کو تو بیٹا اپنا وارث چاہیے ہوگا، اور اس کے بعد کیا ثبوت ہے کہ آپ مجھے اور مجھ سے جڑے رشتے کو اہمیت دیں گے؟ جب میں نے رہنا ہی غیر اہم ہے تو چھوڑ دیجئے مجھے میرے حال پر۔ لائیں گے نا خاندانی بیوی اعلیٰ حسب نسب کی تو اسے ہی اتنی عزت بھی دیجیے گا کہ وہ آپ کے بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ مجھے یہی اکیلے اپنوں سے دور گلنے سڑنے دیں، جو نہیں چاہتی اس کے لیے مجبور نہ کریں۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب شام ڈھلنے والی تھی۔ وہ ناکاہ زدہ لہجے میں کہتے کہتے تھک گئی تو چپ کر گئی اور وہ اس کے لاغر نیم بے ہوش وجود کو اٹھائے ہسپتال دوڑا تھا۔ ڈاکٹرز کی کوششوں اور اللہ کے کرم سے اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ اپنے بچے سے محروم ہو گئی تھی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ارباز شاہ جو بہت خوش تھا، اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ اس نے آئی سی یو کے باہر سے دواؤں کے زیر اثر بے سدھ انم کو بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور نمبر ڈائل کیا تھا، اور جب اسے ہوش آیا اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔ نورین بیٹی کی زرد رنگت اور حالت دیکھ ہی نہ سکی تھی کہ اس کا رونا پیٹنا ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ماما مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ انم کی جو بھی حالت ہے، نہ تمہیں ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے نہ جواب طلبی کریں گے، صرف ایک اجازت یہ ماں تم سے چاہے گی کہ اسے فی الحال میرے ساتھ بھیج دو کہ جن بھی حالات میں نکاح ہوا، کیسے بھی حالات میں وہ یہاں رہی، اس کے باوجود رشتہ جوڑے رکھنا چاہیں گے کہ ہم عزت دار شریف لوگ رشتوں کو ہر قربانی دے کر بھی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انم بھی کرے گی، لیکن ابھی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چند دنوں کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، اور یہ ایک ماں کی التجا ہے، انکار مت کرنا۔ انہوں نے باقاعدہ ارباز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غصے میں نے بہت غلط کیا، لیکن یقین کریں میرا، میں نے انم پر صرف اس ایک ظلم کے اسے آپ سب سے ملنے نہ دیا۔ ہر طرح سے انم کا خیال رکھا، خوش رکھنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بلایا، اور آج آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اولاد جس کے آنے کی امید تھی، بس جسے دیکھا تک نہ تھا، جب اس کا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تو آپ نے تو اپنی ارمانوں اور مشکلوں سے پروان چڑھائی اولاد میرے سبب کھو دی تھی۔ آپ انم کو لے جا سکتی ہیں، میں انم سے ہی نہیں آپ سب سے بھی شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور انم اگر میرے ساتھ رہنا چاہے گی تو اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، اور نہیں تو زبردستی نہیں کروں گا، اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ وہ نورین بیگم اور زہیب کے ساتھ ساتھ علی شاہ کو بھی حیران کر گیا تھا کہ وہ لوگ اسے بہرحال جانتے نہیں تھے، اس کا محض ایک بار ہی بھیانک روپ دیکھا تھا جو ان کی زندگی میں طوفان برپا کر گیا تھا، جبکہ علی تو اسے کافی اچھے سے جانتے تھے، مگر اس کا یہ روپ ان کے لیے نیا ہی تھا، اور وہ لوگ انم کو لے کر چلے گئے تھے۔ تمہارے اصل روپ میں ہی ملے تھے، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ ناول قربانی کی راہ میں کی 11ویں قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی 12ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔